निर्भया फाउंडेशन द्वारा प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च भोपाल में हम होंगे कामयाब कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से लैंगिक आधार हिंसा, जेंडर बेस्ड वायलेंस पर केंद्रित था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ समाज सेविका और भोपाल पूर्व महापौर आलोक शर्मा की धर्मपत्नी श्रीमती डॉली शर्मा रही। अन्य प्रमुख अतिथियों में सीएसपी श्रीमती प्रिया सिंधवी, थाना प्रभारी बिलखिरिया वीरेंद्र सेन, निर्भया फाउंडेशन के निदेशक श्रीमती समर खान व अन्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और अतिथियों का पुष्प गुच्छों से स्वागत कर की गई। इस अवसर पर प्रेस्टीज कॉलेज के डायरेक्टर अनिल वाजपेयी ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश में 25 नवंबर से 10 दिसंबर 2024 तक हम होंगे कामयाब पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी श्रृंखला में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। निर्भया फाउंडेशन की निदेशक श्रीमती समर खान ने कहा कि महिलाओं का सम्मान हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। हमें समाज में फैली नकारात्मक मानसिकता को बदलने के लिए जागरूकता फैलानी होगी। उन्होंने बेटा बेटी में समानता और परिवार में भेदभाव समाप्त करने पर जोर दिया। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं थैंक यू करूँगी बहुत ब्यूटीफुली मुझे डिफाइन करने के लिए, और इतनी खूबसूरत आवाज़ के बाद शायद मेरी आवाज़ उतनी अच्छी नहीं लगे। आपकी मैम बहुत अच्छा बोलती है। पहले मैं एक अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दूँ। जैसे कि हम लोग जेंडर पे बात कर रहे हैं, तो जेंडर पे बात करने से पहले मुझे लगता है कि निर्भया का इंट्रोडक्शन देना बहुत ज़रूरी है। मेरा इंट्रोडक्शन तो मैम ने दे ही दिया। निर्भया फाउंडेशन जो है, जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, ये फाउंडेशन 30 साल पुरानी फाउंडेशन है और बेसिकली वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए फाउंडेशन स्टार्ट किया था। लेकिन जब हमने इसमें काम करा, मैंने इस फाउंडेशन को 2009 में ज्वाइन करा, तो आपको बहुत हैरत होगी इस बात की कि 2009 भी कोई बहुत पुराना ज़माना नहीं था। लेकिन उस समय भी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इस तरह का कोई सेटअप नहीं था कि अगर कोई महिला डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम होती है तो उसको आप कहाँ शेल्टर दिलवाएंगे। क्योंकि 2005 में एक कानून बना था। इस कानून के अंतर्गत घरेलू हिंसा एक्ट जो कानून बना था, उसके अंतर्गत हर डिस्ट्रिक्ट में इस तरह के शेल्टर होम्स होना चाहिए थे। लेकिन क्योंकि हमारी व्यवस्था ऐसी है कि कानून तो बना देते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में बहुत समय लगता है। इसके इम्प्लीमेंटेशन में एक दूसरी प्रॉब्लम ये भी आ रही थी कि उसमें बजट ना होने के कारण कोई भी एनजीओ आगे नहीं आ रहे थे, और इसी कारण आप सोच सकते हैं कि राजधानी में इस तरह का कोई भी सेटअप नहीं था। हम लोग भी लगातार काम कर रहे थे, वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे थे, और तब तक हमें भी नहीं लगा था कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो एक ऐसा वायलेंस है जिसमें महिलाओं को न सिर्फ शारीरिक तौर पे बल्कि मानसिक तौर पर भी इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है कि वे पूरी तरह से अपनी आइडेंटिटी खो देती हैं। इसके बाद हमारे पास एक केस आया। उस केस में उस महिला को शेल्टर की ज़रूरत थी। क्योंकि हम लोग वोकेशनल ट्रेनिंग कर रहे थे, मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी। इसके अगर कोई भी हमारे साथ हिंसा होती है तो हम उसको रजिस्टर्ड करवाते हैं पुलिस विभाग में। लेकिन क्योंकि ये महिलाओं के साथ हो रही हिंसा थी, इसलिए पॉलिसीज मेकर ने इस हिंसा में नोडल विभाग महिला बाल विकास को बनाया, महिला बाल विकास ह्यूमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को। और हम लोग WCD के साथ भी काम कर रहे थे। तो जब हम WCD के साथ काम कर रहे थे और एक विक्टिम हमारे पास आई जो डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम थी, और उसके पास शेल्टर नहीं था क्योंकि उस लड़की की शादी महाराष्ट्र में हुई थी और वो भोपाल की थी। जब वो भोपाल वापस आई और उसने अपनी FIR रजिस्टर्ड करवाने के लिए थाने में गई, तो हमें वहाँ पता चला कि इसमें FIR नहीं होती है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में DIR होती है, डोमेस्टिक वायलेंस रिपोर्ट होती है। तो उन्होंने हमको बताया कि मैडम इसमें अभी FIR नहीं होगी, इसमें काउंसलिंग होगी और कुछ सेशन होंगे, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि FIR की ज़रूरत है या नहीं। तो फिर हमारे सामने ये परेशानी आई कि इस महिला को रखवाएं कहाँ, क्योंकि उसके जो मायका पक्ष था वो उसको रखने को तैयार नहीं था। क्योंकि हमारे समाज में आज भी ये प्रथा है कि घर से डोली जाती है और ससुराल से अर्थी उठती है। मतलब ये मैं आपको 2009 की बात बता रही हूँ, कोई बहुत पुराना ज़माना नहीं है, लेकिन तब भी सोच ये थी। फिर उसके बाद हम लोग पहुँचते हैं थाने से हम लोग पहुँचते हैं कोर्ट में। जब मजिस्ट्रेट मैडम को पता चलता है कि इस तरह की कोई व्यवस्था महिला बाल विकास द्वारा अभी तक नहीं की गई है, तो उनका जो डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर होता है उसको बहुत डांट पड़ती है। क्योंकि हम लोग इस सारी प्रोसेस में उस महिला के साथ थे एज अ NGO। अभी तक हम सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर्ड नहीं हुए क्योंकि ये एक्ट में NGO को रजिस्टर्ड किया जाता है।
तो फिर वहाँ मजिस्ट्रेट मैम ने हम लोगों से पूछा कि आप लोग एग्री हैं इस काम को करने के लिए, अगर मैं आपको एज अ सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर्ड करूँ तो आपका एनजीओ आगे आएगा। तब हमें पता चला कि मध्य प्रदेश में कोई भी विमेन एम्पावरमेंट पे काम ही नहीं कर रहा है। सभी लोग वृद्धों के लिए काम कर रहे हैं और बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। अभी भी बहुत सी संस्थाएं हैं जो बच्चों के लिए काम कर रही है, जो वृद्धों के लिए काम कर रही है, लेकिन आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि अभी भी लोगों को लगता है कि महिलाएं किसी प्रकार की हिंसा नहीं सह रही हैं, ना ही वे किसी तरह की विक्टिम है, क्योंकि हमें हमेशा लगता है कि महिला विक्टिम नहीं होती है। उसके बाद हम लोग उसके लिए रेडी हुए और उस महिला से इस निर्भया फाउंडेशन की शुरुआत हुई और इसके विजन और मिशन में पूरी तरह से चेंज आया। हम लोग न सिर्फ भोपाल बल्कि रायसेन, सीहोर और विदिशा 4 डिस्ट्रिक्ट के लिए सर्विस प्रोवाइडर नियुक्त किए गए, जिसके चलते डोमेस्टिक वायलेंस इंसिडेंट रिपोर्ट एक बिल्कुल एफआईआर की तरह होती है। हम लोग वो फॉर्म भरते हैं अगर किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा होती है। हम ना सिर्फ उस महिला को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, हम उसको लीगल एड भी देते हैं, हम उसको वोकेशनल ट्रेनिंग भी देते हैं, हम उसको मेडिकल फैसिलिटीज भी देते हैं। ये सारी चीज़ें एक छत के नीचे उसको उपलब्ध कराई जाती है अंडर वन रूफ। हमारे आश्रम का नाम निर्भया महिला आश्रय गृह है। और मैं आपको ये भी बता दूं, इसकी शुरुआत जब हुई थी तो हम लोगों ने एक 3 शेड के आश्रम में इसकी स्टार्टिंग की थी और मेरे साथ लोग हम लोगों के साथ ज़्यादा नहीं जुड़ते थे, क्योंकि आज भी महिलाओं के साथ हो रही हिंसा के लिए हम उतने सेंसिटिव नहीं हैं। आज भी हम विक्टिम ब्लेमिंग ज़्यादा करते हैं कि हाँ ठीक है, रात को यही निकली होगी इसलिए ऐसा हो गया, कपड़े छोटे पहने होंगे इसलिए ऐसा हो गया, मुंह बहुत चलाती होगी इसलिए पति ने मारा होगा, काम ठीक से नहीं कर रही होगी। यहाँ तक कि मुझे कई बड़े अधिकारियों ने भी बोला कि तुमने महिला आश्रम क्यों खोला है, कौन जुड़ेगा इस आश्रम से। आजकल तो हर कोई अपनी पत्नी से प्रताड़ित है, तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हर कोई अपनी पत्नी से प्रताड़ित है तो पत्नियां नहीं प्रताड़ित है। आप सोचिए, मेरे यहाँ ऐसे केस भी आए हैं जब पति ने अपनी पत्नी की नाक दांतों से काट दी, उसने अपनी पत्नी को पूरी तरह से जला दिया। तो क्या हम इन बातों को अनदेखा कर देंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने कुछ टैबूज बना रखे हैं कि महिलाएं जो है वो पीड़ित करती हैं पतियों को। ये बहुत कम परसेंटेज होता है और हम उस परसेंटेज पे बात करते हैं। और यहाँ भी कहीं ट्रीटमेंट, बहुत प्रॉपर साइको सोशल काउंसलिंग हम करते हैं, ताकि कहते हैं ना कि हिलती हुई धरती पे कभी मकान नहीं बनाए जा सकते। वो इसीलिए क्योंकि अगर वो मानसिक रूप से स्वस्थ होगी, मानसिक रूप से वो स्टेबल होगी, तभी ना वो निर्णय ले पाएगी कि हाँ मैडम मुझे एफआईआर में जाना है, या मैं कोर्ट में अपना घरेलू हिंसा का केस दर्ज करना चाहती हूँ, या मेंटेनेंस का लगाना चाहती हूँ। तो बहुत प्रॉपर साइको सोशल काउंसलिंग उसको की जाती है। इवन जैसे समय मैम ने बताया कि शेल्टर होम्स की सुविधा नहीं थी, अब जैसे शेल्टर होम्स की सुविधा हो गई है, तो महिला कोई निर्णय वो खुद स्वयं ले और हम एज ए सलाहकार उसको ये सलाह देते हैं कि भाई आपके लिए ये एफआईआर घरेलू हिंसा का प्रकरण दर्ज कराना है, शेल्टर में आपको जाना है, ये सारी व्यवस्थाएं हम उसको इस घरेलू हिंसा सुरक्षा अधिनियम 2005 के तहत दिया जाता है। अगर उनके साथ छोटे बच्चे हैं तो उनकी शिक्षा के लिए भी शेल्टर होम में शिक्षा के साथ साथ उनको जीविका उपार्जन साधन भी, क्योंकि कहीं ना कहीं घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम में एक पॉइंट आता है, बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा है कि आपस में समझौता हो जाता है पति पत्नी का। तो पति पत्नी के समझौते के बाद में कि फिर महिला फिर पति के ऊपर डिपेंड हो गई, तो उसको कहीं ना कहीं हम आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए भी, हम उसको पुनर्वास के लिए भी हम बहुत काम करते हैं। चूँकि महिला बाल विकास और निर्भया इस पे बहुत काम कर रही है। निर्भया में भी हम जो बच्चियों और महिलाओं को रखते हैं उनको हम प्रॉपर ट्रेनिंग्स देते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, और साड़ी में वर्क करना, एम्ब्रॉयडरी, ये सब बहुत सारी महिलाएं वहाँ से सीख करके निकल के गई हैं, अपना खुद खर्चा वहन कर रही हैं। तो ये सब चीज़ों में उनको पुनर्वास भी, ठीक है, आपने काउंसलिंग कर दिया, आपने उनको थाने तक रास्ता बता दिया, आपने उनको कोर्ट तक रास्ता बता दिया, उसके बाद वो कहाँ सेल्फ डिपेंड हुई। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि